हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अब्दाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। सो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर स्पैन या फिर स्पैनिंग सेट्स। सो ये वेक्टर स्पेस से ही रिलेटेड है। वेक्टर स्पेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या करना होता है, हमारे पास एक सेट है, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है आपके पास S। नॉन एम्प्टी सेट S है किसी वेक्टर स्पेस का। वो वेक्टर स्पेस क्या है, V ओवर F। तो यहाँ पे V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, क्योंकि वेक्टर स्पेस जो होता है वो हमेशा एक फील्ड पे ही डिफाइन किया जाता है, तो आपको ये पता ही होगा। तो लीनियर स्पैन होता क्या है, देन लीनियर स्पैन ऑफ S इज डिनोटेड बाई LS और स्पैन ऑफ S। ठीक है, इससे डिनोट किया जाता है एंड इट इज़ डिफाइंड एज द सेट। तो डिफाइन कैसे किया जाता है, मेन चीज़ वह है। डिनोट तो हम कैसे भी कर सकते हो, डिफाइन कैसे करते हो, स्पैन ऑफ S को हम C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस डॉट 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 अप टू CN VN से डिफाइन करते हैं। इसमें मतलब VI कहाँ से आ रहे हैं, सारे VI जो है वो सेट S से आ रहे हैं। मतलब S में कुछ वेक्टर्स हैं, हम उसका क्या कर रहे हैं ना, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम। लीनियर कॉम्बिनेशन जो आपके सामने ये लिखा है ना, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही होता है वेक्टर्स का। V1 V2 VN कुछ n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरह से लिया जाता है। उनको कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है। C1 C2 ये CN ये सारे क्या हैं, स्केलर से, फील्ड से आते हैं। और जो हम मोस्टली डिस्कस करते हैं, वो जितने भी हम डिस्कस करते हैं वो हम रियल नंबर से ही स्केलर्स लेते हैं। जो आपकी फील्ड लेते हैं ना हम, फील्ड जो वेक्टर स्पेस जिस फील्ड पे डिफाइन होती है वो रियल नंबर्स पे डिफाइंड होती है। तो हम अपने जो स्केलर्स लेंगे C1 C2 CN वो मोस्टली हम रियल नंबर से ही लेंगे। तो हमने क्या करा, CI's यहाँ पे लिखा हुआ फील्ड से आ रहे हैं और यहाँ पे I की वैल्यू वेरी कर रही है 1 to n। तो n कोई नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो कितने भी वेक्टर्स का ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 कर दूँ तो इसका मतलब सिर्फ आप एक ही वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हो, C1 इंटू V1। मतलब एक वेक्टर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करो और उससे जितने भी नए वेक्टर्स बनेंगे वो स्पैन ऑफ S का पार्ट बनेंगे, जो आपका ये स्पैन ऑफ S लिखा है। या आप 2 वेक्टर से बना लो, जितने भी वेक्टर बना सकते हो उनको स्केलर से मल्टीप्लाई करके, या फिर 3 वेक्टर से बना लो, 4 वेक्टर से बना लो, n वेक्टर से बना लो। अगर मान लो S में 1000 वेक्टर्स हैं तो आप उनमें से 1 वेक्टर से, 2 वेक्टर से, 3 वेक्टर से, 100 वेक्टर से, 200 वेक्टर से जितने भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन बना के वेक्टर बना सकते हो वो सारे आपके स्पैन ऑफ S का पार्ट बनते हैं। वो स्पैन ऑफ S का पार्ट होते हैं वो। या आप इसका एक एग्जाम्पल ये भी सोच सकते हो, जैसे कि आप प्रिंटर जो होता है आपका, उसके जो बेसिक कलर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू। अब इनको वेक्टर मान लो, ये आपका V1 V2 V3। तो जब आप प्रिंटर से कोई कलर प्रिंट आउट निकालते हो तो वो उस कलर प्रिंट आउट को जनरेट करके दे देता है इन 3 कलर के बेसिस पर ही। तो वो क्या कर रहा है, इनकी ही तो लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहा है कि कितना रेड कलर उसमें मिलाया जाएगा, कितना ग्रीन कलर मिलाया जाएगा, कितना ब्लू कलर मिलाया जाएगा, कि वो आपको वो जो आपने जिस कलर का प्रिंट आउट से मांगा है या आपने कमांड दी है वो उसको प्रोड्यूस करके देता है आपको, है ना। तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जितने भी कलर्स बन रहे हैं वो एक्चुअल में स्पैन है, स्पैन ऑफ S। स्पैन ऑफ S मतलब जो आपके R, G और B से जितने भी कलर्स बन रहे हैं ना वो स्पैन ऑफ S का पार्ट होंगे। जितने भी कलर बन के आएंगे वो इनफाइनाइट कलर्स आ जाएंगे। तो इसी तरह जो ऊपर मैं बता रहा हूँ, जो लीनियर कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो ना सेट S से, वो जितने भी वेक्टर्स बना सकता है वो हम किस सेट में रखते हैं, वो हम स्पैन ऑफ S में रखते हैं। ठीक है, स्पैन ऑफ S में उन सारे वेक्टर्स का कलेक्शन है जो S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। बट इसमें इनफाइनाइट वेक्टर्स आ सकते हैं क्योंकि आपके जो C1 C2 CN स्केलर्स हैं वो सारे रियल नंबर से आ रहे हैं और रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, यही C1 V1 प्लस C2 V2 अप टू CN VN, ये n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। सो स्पैनिंग सेट ऑफ वेक्टर स्पेस V, इफ एवरी वेक्टर इन वेक्टर स्पेस V कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन S, देन वी से S स्पैन्स V। ठीक है, S जो है वो V को स्पैन कब करेगा, अगर V के हर एक वेक्टर को आप S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो तो आप बोलोगे कि V जो है वो
स्पैन होगा एस से। तो स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू वी लिखने का मतलब है कि वी का हर एक वेक्टर, कैपिटल वी जो आपका कैपिटल वी है, उसका हर एक वेक्टर जो है वो एस के वेक्टर्स के जनरेट हो सकता है, एस के वेक्टर से स्पैन हो सकता है, या एस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है, मीन इसको ऐसे ही बोलते हैं, वी इज स्पैन बाई एस। इसको ऐसे भी बोलते हैं हम कि एस वी जो है वो एस से स्पैन हो रहा है या एस से जनरेट हो रहा है। तो ये इसका थ्योरी पार्ट है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी आपको हो जाएगी। सो देखते हैं, डस 3 5 बिलोंग टू स्पैन ऑफ एस वेयर एस इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो एस में दो वेक्टर्स हैं जस्ट, तो ये आपका एक तरह से v1 हो गया और ये आपका v2 हो गया। तो क्या आप 3 5 को अगर लिख रहे हो कि क्या वो स्पैन ऑफ एस में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है वो v1 और v2 के क्या लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे मतलब जो ईजीएस्ट वे होता है, जो हर जगह यूज़ हो जाता है, मतलब कि आप क्या ऐसे कांस्टेंट ढूंढ सकते हो, क्या a 0 प्लस b 0 1। मैंने c1 c2 ना लेके ये ले लिया a b c। आप क्या होता है यहाँ स्केलर्स को c1 c2 भी लिख सकते हो, वो सारे आप फील्ड से उठा रहे हो जो, या फिर आप a और b जो है वो रियल नंबर से उठा रहे हो। तो क्या मैं ऐसे a और b फाइंड कर सकता हूँ जिससे मैं 3,5 बना सकूँ। अगर मैं a को 3 ले लूँ और b को 5 ले लूँ और इनको मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 0 0 5 हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करके। अब इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये 3 और 3 0 से ऐड हो जाएगा तो 3, और 0 5 से ऐड हो जाएगा तो 5, तो 3 5 बन गया आपका। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास a और b ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, a की वैल्यू मैंने 3 ली थी और b की वैल्यू 5 ली थी। तो यस, मैं v1 और v2 से अपना 3 5 बना सकता हूँ, जनरेट कर सकता हूँ या स्पैन कर सकता हूँ। तो यस, तो इसका आंसर होगा यस कि 3 5 बिलोंग करेगा स्पैन ऑफ एस में, जो कि स्पैन ऑफ एस यहाँ लिखा गया था। इसका मतलब ये समझ आया आपको कि 1 0 0 1 से मैं कितने वेक्टर्स बना सकता हूँ। 1 0 1 से मैं कोई सा भी आप वेक्टर मुझे दे दो, अल्फ़ा बीटा, ये कोई वेक्टर है आर स्क्वायर का, तो मैं 1 0 0 1 से बना सकता हूँ। कैसे बनाऊँगा, अल्फ़ा बीटा आपने मुझे कोई सा भी एक आर स्क्वायर का एलिमेंट दे दिया, वो 2 टपल से है मतलब, तो मैं अल्फ़ा इंटू 1 0 लिखूँगा प्लस बीटा इंटू 0 1 लिखूँगा उसको, तो वो मैं बना दूँगा। तो इसका मतलब इन दोनों वेक्टर से v1 v2 से पूरे से मैं आर स्क्वायर को स्पैन कर सकता हूँ। तो हियर स्पैन ऑफ एस किसके इक्वल होगा, एक्चुअल में वो आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इन दो वेक्टर से आप पूरे का पूरा आर स्क्वायर को स्पैन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डज 4 1 बिलोंग टू स्पैन ऑफ एस। तो वही चीज़ करनी है आपने, 4 1 a इंटू मतलब स्केलर इंटू वैक्टर प्लस स्केलर इंटू वैक्टर, इनको मल्टीप्लाई करो, 2a 3a प्लस b प्लस 4b। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर लेना, मैं आपको बस करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगी कैसे होता है। अब इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट से ऐड हो जाएगा 2a प्लस b, और यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड से ऐड हो जाएगा तो 3a प्लस 4b। तो यहाँ से ये किसके इक्वल है, एक्चुअल में ये 4 1 के तो इक्वल था स्टार्टिंग से जो हम चला रहे हैं इक्वेशंस को, 4 1 के इक्वल है। तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल हो गया 2a प्लस b के, और सेकंड कोऑर्डिनेट 1 है तो वो 3a प्लस 4b के इक्वल हो गया। तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 4 एंड 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अगर a और b की वैल्यू कुछ रियल नंबर आ गई तो इसका मतलब 4 1 स्पैन ऑफ एस में बिलोंग करेगा। मतलब हम v1 जो आपका ये v1 और ये v2 है, ये इसके इन दोनों की हेल्प से आप 4 1 को बना सकते हो। तो कैसे करोगे, इस वेक्टर को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 8a 4b 16 3a 4b, नीचे वाली इक्वेशन सेम आ गई, माइनस कर दो तो ये हो गया आपका 5a इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू 3 आ गई तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, 3 प्लस 4b इज इक्वल टू 1, यानी कि 4b इज इक्वल टू 1 माइनस 9 यानी कि -8। तो b की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो इसका ना a की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है ना, a की वैल्यू 3 आ रही है और b की वैल्यू -2 आ रही है। अगर आप इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। मतलब यहाँ पे आप पुट करके देख लो,
ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -2, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 6 - 2 4, और ए की वैल्यू यहाँ 3, बी की वैल्यू -2 डालोगे तो 9 and -8 इज़ 1। तो इसका मतलब है ऐसे ए और बी एग्जिस्ट करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करोगे V1 और V2 से तो वो आपको 4 1 बना के दे देंगे, इसका मतलब वो इसमें बिलोंग करेगा, तो इसका आंसर भी होगा यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, हमें स्केलर फाइंड करके दिखाने हैं बस कि स्केलर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। सो डज द वेक्टर 3 - 4 6 स्पेंड बाय द वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस, मतलब ये V1 V2 एंड V3 है। क्या इन तीनों वेक्टर के से हम 3 - 4 6 को स्पैन कर सकते हैं? तो इसको आप ऐसे ही लिखोगे 3 - 4 6 इज इक्वल टू a इंटू 1 2 -1 प्लस b इंटू 2 2 1 प्लस c इंटू 1 -2 3। तो यहाँ से क्या इक्वेशंस बनेंगी? पहले मैं और इसको शॉर्ट में मतलब एक पूरा एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं b और a और c को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया c - 2c 3c। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐड करो, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट a है, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2b है और इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट c है, तो ये हो जाएगा c। फिर 2a प्लस 2b माइनस 2c, सेकेंड कोऑर्डिनेट ऐड कर दिया। अब थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है? -a प्लस b प्लस 3c। तो ये आपके तीनों कोऑर्डिनेट बन गए और ये इक्वल हैं एक्चुअल में 3 - 4 6 के। तो यहाँ से 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, यहाँ सेकंड कोऑर्डिनेट -4 के इक्वल होगा और ये वाला थर्ड कोऑर्डिनेट 6 के इक्वल होगा। तो 3 इक्वेशन लिख लेते हैं। a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 3, 2a प्लस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू -4, माइनस a प्लस b प्लस 3c इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के इसे सॉल्व करेंगे। एक्चुअल में कौन सा क्वेश्चन बन गया? फाइनली ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसे हम कौन से मेथड से सॉल्व करते थे? यहाँ पे हमें ABC फाइंड करने हैं, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड से। गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो क्या मैट्रिक्स बनेगी? 1 2 1 3 2 2 -2 -4 -1 1 3 एंड 6। तो ये मैट्रिक्स बन गई। इसको रिड्यूस करो। रिड्यूस कैसे करोगे? इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाओ और इसको 0 बनाओ। तो क्या क्या ऑपरेशन लगेंगे? फर्स्ट तो ऑपरेशन आप लगाओगे R2 गोस टू, R2 को चेंज कर रहे हो R2 - 2R1, और सेकंड में लगेगा R3 गोस टू R3 प्लस R1। तो क्या मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी? फर्स्ट रो एज इट इज़। फिर इसमें क्या करना है? फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है सेकंड रो में से। तो फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो 0, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो 2 - 4 इज़ -2, एंड 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो -4, एंड 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 को 6 तो -10, और लास्ट वाले में तो डायरेक्टली ऐड करनी है, तो 3 4 एंड 9, ठीक है। अब हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं। इसको मैं अगर मैं सेकंड रो को डिवाइड कर दूं -2 से, तो ये कैसे बन जाएगी? 1 2 1 3 0 1 2 5, और नीचे क्या है लास्ट में? 0 3 4 9। अब इसको रिड्यूस करना है। मैं तो 1 की हेल्प से यहाँ 0 बना सकता हूँ, मीन्स R3 गोस टू R3 माइनस 3R2, ये बन जाएगी। तो क्या मैट्रिक्स आ जाएगी? फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो एज इट इज़, थर्ड में 3 टाइम्स माइनस करना है, 3 टाइम्स करके सेकेंड रो का माइनस करना है। तो 6 4 - 6 इज़ -2 15, तो 9 - 15 इज़ -6। तो ये आपकी इक्वेशंस आ गई यहाँ पे। अब इसको वापस इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? a प्लस 2b
प्लस सी इज इक्वल टू 3, बी प्लस 2c इज इक्वल टू 5 एंड माइनस 2c इज इक्वल टू -6। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो c की वैल्यू 3 यहाँ डालोगे तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1। तो a और b की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो b और c की जो आपने निकाली 2 इंटू b की वैल्यू -1 प्लस c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 3 इज +1 और इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 3 -1 तो 2। तो इसका मतलब a b c की वैल्यू अगर आपकी एग्जिस्ट कर रही है ना, तो इसका मतलब है जो ऊपर आपने a b c फाइंड करने थे ना यहाँ पे, वो मतलब एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब ऐसे हम स्केलर फाइंड कर सकते हैं ABC जिनका जब हम वेक्टर v1 v2 v3 से लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो 3 - 4 6 को प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर सकते हो, हम क्या करते थे इन मैट्रिक्स की रैंक को कंपेयर करते थे। या आपकी मैट्रिक्स A है तो रैंक ऑफ A क्या होगी, यहाँ से रैंक ऑफ A यहाँ से 3 होगी, और रैंक ऑफ A टू B क्या होगी, वो भी 3 होगी। मतलब जो पूरी मैट्रिक्स है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और A मैट्रिक्स की रैंक इक्वल होती है 3 के, और वो इक्वल है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो वहाँ से यूनिक सोल्यूशन आता है। तो यूनिक सोल्यूशन तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को, आपको आगे यहाँ पे ABC निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना लिख दो रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ A टू B इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सो इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। इसका मतलब ABC की यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और यूनिक एग्जिस्ट करेगी वैल्यू तो इसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर भी यस होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शो दैट द वेक्टर 2 - 5 3 इज नॉट स्पैन बाय द वेक्टर्स v1 v2 v3। तो हमें दिखाना है कि इन वेक्टर से ये स्पैन नहीं होता है। इसका मतलब अब इस केस में ABC की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब जो लास्ट आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनी थी वहाँ पे ना नो सोल्यूशन आ रहा होगा आपका। तो करके देखते हैं इसको। तो मेनली इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, गॉस एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना हम रिड्यूस कर लेंगे उतना हम इजीली सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से ABC फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, अगर वो 2 - 5 3 फॉर एग्जांपल स्पैन हो रहा है v1 v2 v3 से, तो उसका मतलब ABC एग्जिस्ट करेंगे। तो हमने ABC की फॉर्म में उसको लिख दिया, A इंटू बी इंटू ABC मल्टीप्लाई करके उनको एडिशन लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। ये जो हम लिखते हैं ये एक्चुअल में क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, LC। अब यहाँ से मैं डायरेक्टली इक्वेशन बनाता हूँ, A प्लस 2B प्लस C माइनस 3A माइनस 4B माइनस 5C 2A एंड माइनस B एंड प्लस 7C हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल है, 2 - 5 3 के। तो यहाँ से 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। पहली इक्वेशन A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल टू 2, सेकेंड माइनस 3A माइनस 4B माइनस 5C इज इक्वल टू -5 एंड 2A माइनस B प्लस 7C इज इक्वल टू 3। हमने कंपेयर करा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के साथ, लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट कोऑर्डिनेट राइट हैंड साइड के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, इस तरह से कंपेयर करा है। अब यहाँ से आप मैट्रिक्स बना लो जो आपके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है, 1 2 1 2 -3 -4 -5 -5 2 -1 7। तो इसमें रो ऑपरेशंस क्या लगेंगे, इसमें जो है हम R2 को चेंज करने जा रहे हैं R2 प्लस 3R1 एंड R3 को चेंज करने जा रहे हैं R3 माइनस 2R1, ठीक है। तो हमारी न्यू मैट्रिक्स क्या बन जाएगी यहाँ पे, फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो में हम 3 टाइम्स फर्स्ट रो को ऐड करेंगे 0, 3 टाइम्स करेंगे तो 6 एंड -4 तो 2, 3 टाइम्स ऐड करेंगे अगेन -2 एंड 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 1। और नीचे थर्ड रो में क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट रो का 2 टाइम्स करके माइनस कर रहे हैं। फर्स्ट रो का 2 टाइम्स करके माइनस करोगे तो यहाँ -5
2 टाइम्स करके माइनस तो करोगे तो 5 और 2 टाइम्स करोगे माइनस तो 3 एंड -4 तो -1 आ जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, तो देखो हम यहाँ पे 0 बनाना चाहते हैं इसकी हेल्प से, तो मैं R3 को चेंज करूँगा। अगर मैं R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और उसमें ऐड कर दूँ 5 टाइम्स ऑफ R2 तो मुझे 0 मिल जाएगा इजीली। तो हमारे पास देखो इजी करने का तरीका मैं बताता हूँ क्या करना है। 2 इंटू R3 क्या है आपका, R3 लिख लो -5 5 एंड -1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2 की वैल्यू क्या क्या है 2 -2 और 1 तो क्या हो जाएगी 0 10 एंड -10 0 -2 एंड 5 तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या आ रही है वैल्यू 1 2 0 2 -2 1 0 0 0 एंड लास्ट में आ जाएगा आपका 3। सो अब आप यहाँ पे कंपेयर करो, कंपेयर करके क्या पता लग रहा है, ये रैंक क्या है इस मैट्रिक्स की, रैंक ऑफ ए क्या है 2 और रैंक ऑफ A/B क्या आ रही है जो आपकी फाइनल मैट्रिक्स की वो आ रही है 3। तो ये दोनों अनइक्वल आ रही है, इसका मतलब नो सोल्यूशन। इसका मतलब आपके पास कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी ABC की, जिसके लिए आप V1 V2 V3 को जब किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 - 5 3 नहीं बना सकते। आपके पास ऐसा कोई भी स्केलर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिनको आप मल्टीप्लाई करके ऐड करो V1 V2 V3 से तो 2 - 5 3 आपको मिल जाए। तो इसलिए ये स्पैन नहीं कर सकता। तो यही शो करना था आपका, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। सो नेक्स्ट देखते हैं, डज Rx, तो Rx एक पॉलिनोमियल है 1 - 4x + 6x² बिलोंग टू स्पैन ऑफ S। क्या वो स्पैन ऑफ S में बिलोंग करेगा? वेयर S क्या है, S में 2 पॉलिनोमियल है, एक Px है, Px डिफाइन करा है 1 - x + x² और Qx डिफाइन करा है 2 + x - 3x²। तो क्या इन दोनों Px और Qx वेक्टर से, ये 2 वेक्टर हैं Px और Qx वेक्टर से आप Rx को बना सकते हो? तो इसको हम करने का तरीका क्या होता है, क्या Rx को A × Px + B × Qx, A और B क्या होंगे, वो रियल नंबर्स होंगे, क्या ऐसा लिख सकते हो? तो इसका मतलब 1 - 4x + 6x² A × Px, Px की वैल्यू 1 - x + x² और B की वैल्यू क्या होगी, B होगा Qx 2 + x - 3x²। अब इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनमें कांस्टेंट टर्म एक साथ रख लेंगे, तो a और 2b जो है वो कांस्टेंट टर्म है और x के कोफिशिएंट एक साथ रख लेंगे। तो x का कोफिशिएंट है -a और x का कोफिशिएंट है 2 और x² का कोफिशिएंट एक साथ रख लेंगे, तो a - 3b × x², 1 - 4x + 6x² आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो कोफिशिएंट को इक्वेट करो, a + 2b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 -a + 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x का कोफिशिएंट था, x का कोफिशिएंट देख लो कुछ गलत तो नहीं हुआ, 2b x था यहाँ पे, तो देखा ना 2b आएगा यहाँ पे 2b, तो ये आ गया -4 और x² का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा a - 3b = 6। अब यहाँ से वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं? तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करने से क्या होगा, यहाँ पे 4b आ जाएगा, 4b = -3, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/4। तो अगर b की वैल्यू -3/4 है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हो। सो -3b = 6 - a होगा, सॉरी हमारे पास b की वैल्यू है ना, तो हमें तो a निकालना है, तो 6 + 3b, इस वाली इक्वेशन को यूज़ कर रहा हूँ मैं।
तो a इज इक्वल टू 6 + 3 इंटू बी की वैल्यू -3/4, तो -9/4। तो ये आपकी कोई ना कोई वैल्यू निकल के आ ही जाएगी, 915/4। तो इसका मतलब a और b की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब हम rx को px और qx से जनरेट करा सकते हैं, स्पैन में बिलोंग करेगा। तो इसका आंसर होगा आपका यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। सेट s इज इक्वल टू 1x x² x⁴n स्पैन द वेक्टर स्पेस Pn(x)। मतलब ये वेक्टर जो है ना आपके 1x x⁴n जो है वो एक पॉलिनोमियल स्पेस Pn(x) को स्पैन कर देते हैं। अब Pn(x) का पॉलिनोमियल कैसा होता है, इसमें कैसे पॉलिनोमियल होता है, डिग्री लेस देन इक्वल टू 1 इस तरह के होंगे। C1 + C0 से स्टार्ट करते हैं, कांस्टेंट C1x + C2x² + Cn x⁴n, और Ci's क्या है, वो सारे रियल नंबर्स हैं। तो इसमें इस तरह का कलेक्शन होता है। इसमें C0, C1, C2, Cn को आप कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हो। अगर आपने सारे ज़ीरो ले लिए तो ज़ीरो पॉलिनोमियल आ जाएगा। अगर आपने C0 को 1 ले लिया, बाकी C1, C2, Cn को 0 ले लिया, तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो इसमें कांस्टेंट भी आ जाएंगे, 0 भी आ जाएगा, डिग्री 1 के भी आ जाएंगे। डिग्री 1 का लेना है तो आप यहाँ 0 ले लो, C1 की वैल्यू 1 ले लो तो 1 to x, और C2 की वैल्यू 0 ले लो, C3 की वैल्यू 0 ले लो, Cn की 0 ले लो, तो यहाँ x आ जाएगा। तो इस तरह से हम सारे पॉलिनोमियल बना सकते हैं डिग्री लेस देन इक्वल टू n। तो इनको स्पैन करने के लिए हमें कितने वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, तो C0 को लिखने के लिए हमें C0 × 1, हमें एक 1 चाहिए ही चाहिए अपने स्पैनिंग सेट S में, ठीक है। फिर C1 × x, x वेक्टर आपको फिक्स चाहिए ही चाहिए, 1 फिक्स चाहिए। फिर C2 × x² आपको फिक्स चाहिए, और Cn × x⁴n आपको फिक्स चाहिए। तो इसका मतलब S जो है वो इसका स्पैनिंग सेट होगा। तो इसमें और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई P3x ले लेता हूँ, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 3। अब मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया 1 + 5x + √3x³ है ना, डिग्री 3 तक का ले सकता हूँ ना मैं। तो इसके लिए मुझे स्पैनिंग सेट क्या चाहिए होगा, S 1x x² x³ मैं इन 4 वेक्टर से ना इस वेक्टर कोई सा भी पॉलिनोमियल बना सकता हूँ डिग्री लेस देन इक्वल टू 3 का। तो इसकी डिग्री तो 3 है, तो मैंने को क्या करना है, ये आपका V1 है, ये V2 है, ये V3 और ये V4 है। तो मुझे ये बनाना है ना, तो 1 × V1 + 5 × V2 + 0 × V3 एंड प्लस √3 × x³, √3 × V4। तो ये आपका हम पॉलिनोमियल हमने बना लिया है यहाँ पे। इसका मतलब है कि मैं कोई सा भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 या 3 से लेस है वो इन V1, V2, V3, V4 से बना सकता हूँ। तो यही है इसका स्पैनिंग का मतलब कि आपका जो S है वो स्पैन कर रहा है P3x को, या फिर जो क्वेश्चन में दे रखा है S जो है 1x x⁴n तक जो दे रखा है वो स्पैन करेगा Pn(x) को। तो इतना प्रूफ इनफ है इसका, आप इतना भी कर दोगे तो वो कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द सेट S E1 × En स्पैन द वेक्टर स्पेस Rn। तो इसको भी हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके कर सकते हैं। अब ये सेट कैसा होता है, E1 का मतलब है इसमें फर्स्ट प्लेस पे तो 1 आएगा, बाकी सब जगह इसमें 0 आएगा, ये n टपल वेक्टर है। फिर E2 का मतलब है सेकंड प्लेस पे 1 आएगा, बाकी सब जगह 0। EI का मतलब है ith प्लेस पे 1 आएगा, बाकी सब जगह 0 आएगा। तो En का क्या मतलब होगा, nth प्लेस पे 1 आएगा, बाकी सब जगह 0 आएगा। ये कौन सा प्लेस है आपका, nth प्लेस। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ R² का। तो R² जो है ना वो स्पैन कर जाएगा स्पैन ऑफ S से, जहाँ पे S की वैल्यू होगी E1 होगा 1 0 और E2 होगा 0 1, क्योंकि R² की बेसिस में 2 टपल्स ही आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं R² में कोई सा भी वेक्टर लेता हूँ A, B, तो मैं A, B को क्या A × 1 0 + B × 0 1 नहीं लिख सकता हूँ ना। मैं A, B को हमेशा इस तरह से बना सकता हूँ। A और B कुछ भी ले लो, अब आप 2/3 ले लो,
ए को, बी को आप -√5 ले लो, तो आप 1001 से बना सकते हो। तो यस, जो आपने क्वेश्चन में दिया हुआ है S = E1 × En स्पैन द वेक्टर स्पेस Rn। तो इसी तरह R3 किससे स्पैन होगा, R3 इन वेक्टर से स्पैन होगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 से। ये आपके इस केस में E1 E2 E3 हो गए। अब E1 E2 E3 En डिपेंड करते हैं आप कौन सी स्पेस ले रहे हो। आप Rn ले रहे हो तो आप En तक जा रहे हो, उसमें n टपल्स आएंगे। आप R3 ले रहे हो तो उसमें 3 टपल्स आएंगे। R2 ले रहे हो तो उसमें 2 टपल्स आएंगे। ठीक है, तो ये इससे स्पैन हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अगर V/F कोई आपका वेक्टर स्पेस है एंड S एंड T उसके कोई सबसेट्स हैं, मतलब उसके ही कुछ वेक्टर से हमने 2 सेट बना लिए, V के वेक्टर से कोई 2 सेट बना लिए S एंड T, तो S हमेशा स्पैन ऑफ S में कंटेन करेगा। S हमेशा, जो स्पैन ऑफ S आप बनाते हो, मतलब जो आपने कलर वाला एग्जांपल लिया था, 3 कलर से जो है कितने सारे कलर बना रहे हो, तो स्पैन ऑफ S में वो 3 कलर तो आएंगे ही आएंगे ना। अगर आपको कोई कलर प्रिंट आउट निकालना है जिसमें सिर्फ रेड ही कलर है, तो वो बेसिक कलर रेड तो स्पैन ऑफ S में रहेगा। और अगर S T में कंटेन कर रहा है तो स्पैन ऑफ S जो है ना, वो भी स्पैन ऑफ T में कंटेन करेगा। स्पैन ऑफ S हमेशा V का सब स्पेस होता है। सब स्पेस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हो वेक्टर स्पेस की प्लेलिस्ट में। स्पैन ऑफ S इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V दैट कंटेन्स S। मतलब स्पैन, अगर कोई और सा वेक्टर स्पेस W एग्जिस्ट कर रहा है ना जिसमें S कंटेन कर रहा है, और हमें ये पता है कि S हमेशा स्पैन ऑफ S में कंटेन करता है, अगर आप फर्स्ट प्रॉपर्टी देखोगे तो उसमें हमेशा कंटेन करता है, तो इसका ये मतलब होगा जो स्पैन ऑफ S है ना वो स्मॉलेस्ट है। स्पैन ऑफ S जो है वो W में भी कंटेन कर जाएगा। तो यही लिखा है, स्मॉलेस्ट स्पैन ऑफ S इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V दैट कंटेन्स S। एंड लास्ट है स्पैन ऑफ फाई, मतलब एम्प्टी सेट। जो एम्प्टी सेट है ना वो सिंगलटन जीरो को स्पैन करता है, क्योंकि स्पैन ऑफ S हमेशा एक सब स्पेस होता है। देखो थर्ड प्रॉपर्टी देखो, स्पैन ऑफ S इज अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। तो स्पैन ऑफ और सब स्पेस में हम एक रिजल्ट पढ़ते हैं, सब स्पेस में हमेशा 0 एलिमेंट आता ही आता है। तो स्पैन ऑफ फाई में इसलिए 0 एलिमेंट आएगा ही आएगा, क्योंकि स्पैन ऑफ फाई भी एक वेक्टर सब स्पेस बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा, किसी ना किसी वेक्टर स्पेस का वो सब स्पेस होगा ही होगा। तो उसमें 0 एलिमेंट तो आएगा ही आएगा, बट नॉन ज़ीरो एलिमेंट नहीं आ सकता, क्योंकि अगर नॉन ज़ीरो एलिमेंट आ गया तो इसका मतलब फिर वो स्पैनिंग सेट में भी फिर वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट कोई ना कोई आएगा ही आएगा। तो इसलिए स्पैन ऑफ फाई, स्पैन ऑफ एम्प्टी सेट सिंगलटन जीरो होता है। तो आई होप आपको स्पैनिंग सेट, स्पैन या जनरेटिंग सेट्स आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस के बिना आप नहीं सीख पाओगे। अच्छे से क्वेश्चंस लगाते रहिए, प्रैक्टिस से ही आपको मैथ्स अच्छे से आएगी समझ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।